वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बैट एंड चैट डियर व्यूवर्स। आज हमने देखा एक बहुत बड़ा टाकरा। हमने पाकिस्तान का मैच देखा जिम्बाब्वे के साथ। जो कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये एशेज के बराबर है, ये पाकिस्तान इंडिया का मैच लगता है हमें देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ शो में शामिल हमारे मोस्ट सीनियर हमारे भाई, बहुत ही प्यारे भाई, हमारे इंस्पिरेशनल, जिन्होंने हमें क्रिकेट में लेके आए और सिखाया, जुल्फी भाई हमारे साथ शामिल होंगे। थैंक यू वेरी मच जुल्फी भाई, आज हमारे शो में आप शामिल हैं, आप हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपके साथ का बहुत शुक्रिया। और एज यूजुअल फैफू भाई भी हमारे साथ शामिल है। जुल्फी भाई, बगैर कोई टाइम जाया किए आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज जो हमने मैच देखा पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के साथ, मैच से पहले हमारी ऐसी हालत थी जैसे इंडिया के साथ मैच में होती है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान इतनी गिर गई है टीम? मैच तो जीत गए हम लोग, मैच तो हम लोग माशाल्लाह जीत गए हैं, उसकी मुबारकबाद सब भाइयों को सीरीज जीतने पर। लेकिन हम इतने गिरे हुए थे कि हम लोग जिम्बाब्वे के साथ मैच में हमारा ये हाल हो रहा था। सबसे पहले लकी भाई आपका शुक्रिया शो में इन्वाइट करने का। इस वक्त हमारे क्रिकेट का म्यार इतना ही गिर चुका है कि हम वाकई जिम्बाब्वे को भी अब एशेज सीरीज या इंडिया के साथ मैच के तस्वर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्रिकेट का म्यार काफी गिर चुका है। ये इसमें अब पीसीबी के लिए आई ओपनर है कि वो आप खुद अपने फैसले करें और सही तरह फैसले करें, क्योंकि इस तरह के फैसलों से कुछ भी नहीं होना। मनमानियां चल रही हैं, सिलेक्शन में भी सारी पसंद नापसंद पे खिलाड़ी खिलाए जाते हैं, मेरिट पे कोई सिलेक्शन नहीं होती, तो फिर यही हाल होना है टीम का। आप देखें जिम्बाब्वे जैसी टीम से हम पहला मैच मार मार के जीते, दूसरा हम बुरी तरह हारे जिसमें 100 भी नहीं हम कर सके थे तो पूरी टीम, और तीसरा आज हम जीते हैं, लेकिन यह भी बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं है। बिल्कुल जुल्फी भाई, बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं है, इसीलिए तो इतने वो खुशी का इजहार हो भी नहीं रहा ना। शो के आगाज में नॉर्मली अगर बहुत अच्छी जीत होती तो मैं हल्ले गुल्ले से शो स्टार्ट करता, लेकिन अब मैं भी मायूसी से शो स्टार्ट किया है। लकी भाई, तो आप नहीं खुश हो रहे उससे क्या, किसको परवाह है यार। उधर तो केक चलेंगे ना, अभी उधर पीसीबी तो वाले केक चलेंगे। उधर तो हसन अली ने 4 विकेट लेनी, उसका बड़ा सा केक आएगा। फिर रिजवान ने आज स्कोर कर दिया, उसको भी केक आएगा। केक तो चलेंगी सीरीज जीतने पे। आप नहीं खुश होते हैं या उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की टीम में। बाबर आजम की 50 पे बाबर आजम का केक नहीं आएगा फैफू भाई? वो आपने बहुत वो बड़ा उनकी इश्यू एवरेज के लिए आएगा, उनकी एवरेज के लिए जरूर आएगा। उनकी एवरेज बरकरार रही है, वैसे भी वो नंबर 2 पोजीशन पे आ गए T20 में। उन्होंने नंबर 1 पे जाना है, तो उसमें 1-2 50 और लग जाएंगे उनके। बेशक वो 50 बोले ने, उसके लिए 40 बोले ने, उनकी एवरेज का भी जरूर केक आएगा लकी भाई। बाबर आजम की सेल्फिश ज्यादा चलती है, अपने लिए वो ज्यादा खेलता है, टीम के लिए नहीं। जब मारने की जरूरत होती है वहां पे आउट हो जाता है। जब भी ये ज्यादा लंबा खेला है टीम को नुकसान हुआ उसका, कि फायदा नहीं, लंबा स्कोर नहीं कर सकती टीम फिर। बिल्कुल बिल्कुल यही कोई बात है अप्रोच जुल्फी ही भाई। नहीं है ना, कोई अप्रोच ही नहीं है तेज खेलने की। हालांकि नहीं, मैं रिजवान आपसे लंबा खेलता है, आपसे रिजवान लंबा खेलता है, तो वो फिर एंड के ओवर में आके हिटिंग भी अच्छी कर लेता है। बिल्कुल ठीक हो गया। आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि दूसरा सवाल आपसे ये था कि बाबर आजम जब 50 कर जाते हैं, बाबर आजम जैसे बैट्समैन, तो उसको फिर 80 स्कोर पे जाना चाहिए, जिस तरह रिजवान हर मैच में जाते हैं। जब भी रिजवान 50 करते हैं, जब भी वो खड़े हो जाते हैं, वो फिर लंबा स्कोर लेके जाते हैं। अगर बाबर आजम की जगह फखर जमान होते नंबर 3 पे, तो 50 करके वो 80 पे ना लेके जाते पाकिस्तान का स्कोर, जाहिर 180 है वो तक ना पहुंचता। इजीली चला जाना, फिर इजीली जा सकता था। इसमें अब रिस्क ये होता है ना कि अगर आउट हो जाए जल्दी तो वो भी दूसरी तरह का रिस्क होता है। लेकिन ये कि बाबर आजम की लंबी इनिंग का हमें हमेशा ज्यादातर नुकसान हुआ है, ज्यादातर हमें नुकसान हुआ टीम पोजीशन के। उसको फायदा होता है कि वो अपनी 50 कर जाता है, लेकिन 45 बॉल 46 बॉल, ये कोई 50 तो T20 में नहीं ना होती। अब रिजवान शुरू के गेंद डॉट अगर करता भी है थोड़ा सा, उसका स्ट्राइक रेट 100 पे होता है, लेकिन जब वो इनिंग एंड करता है तो 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट आ जाता है उसका। ये उसका फर्क है। बहुत जबरदस्त बात कर दी जुल्फी भाई आपने। आपका ये पैगाम हम कोशिश करेंगे बाबर आजम तक पहुंचे, उतनी उसकी उम्र नहीं है जितना आपका एक्सपीरियंस हो गया है जुल्फी भाई। ये बात बाबर आजम कब सीखेगा? वो पाकिस्तान के नेशनल टीम का कैप्टन है, उसको ये बात समझ में आनी चाहिए फैफू भाई कि उसने सिर्फ अपने स्कोर के लिए नहीं खेलना, एवरेज के लिए नहीं खेलना। T20 गेम इज ऑफ स्ट्राइक रेट, T20 में स्ट्राइक रेट देखी जाती है, एवरेज नहीं देखी जाती। लकी भाई, लेकिन अगर आपने नंबर 1 होना हो ना रैंकिंग में, तो उसमें ज्यादातर आपकी एवरेज ही देखी जाएगी, फिर आपका स्कोर ही देखा जाएगा। यही है जब लड़के प्रॉब्लम। अपने लिए खेलने लग गए हैं, जब टीम मैनेजमेंट उनको बोले कोई बात नहीं यार, आप खेलो अपने लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने तो वैसे भी आपको डमी कप्तान बनाया हुआ है, बाकी लड़के तो हमारी मर्जी के खेलने हैं, आपने जिस तरह मर्जी खेलना है आप खेलो। ना उसके ऊपर से कोई प्रेशर है, ना उसके कहीं से कोई प्रेशर है। नंबर उसके अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं, स्ट्राइक रेट उसका लो से लो होता जा रहा है। लेकिन भाई यही सारी बात है कि कब समझ लगेगी। अभी हम हमारे बोलने से तो सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उन लड़कों को तो खुद भी पता है कि हमने कैसे खेलना है तो हमारी टीम को फायदा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस तरह चलना चाहिए आगे। उसको समझाना चाहिए बैठ के, टीम मैनेजमेंट कुछ करे, मिसबा कुछ करे, उसको बोले कि बाबर अब आपका ये जो अप्रोच है ये खत्म होने वाली है।
इसको आप खत्म करो। अब T20 क्रिकेट ऐसे नहीं चलती। आप ना करो 50 रन, आपसे 50 रन की डिमांड नहीं करते, हम आपसे 50 रन की डिमांड नहीं करते, लेकिन आप 20 बॉलों में 40 बना जाओ। आप ना करो 50, आप 15 पे 25 बना जाओ, 10 पे आप 18-19 कर दो। आपने उसका नाम ले दिया समझाने के लिए, जिसकी खुद ये अप्रोच थी, जो खुद इसी माइंडसेट से क्रिकेट, जिसने अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है कि मैं अपने 80 बॉलों पे 50 करूं। यहाँ पे बाबर आजम फिर 50 पे 50 कर रहे हैं। फैफू भाई, तो आपने कौन समझाएगा उसको, कौन समझाएगा लक्की भाई, कौन समझाएगा? डायरी वाले जुल्फी भाई, डायरी में क्या लिखा जाता है? डायरी पे बहुत बात हो रही है, उस डायरी में क्या लिखा जाता है? यूनिस खान की जो डायरी है, उस फैफू भाई कह रहे हैं मिसबा भाई को समझाना चाहिए, तो मिसबा भाई की तो खुद यही अप्रोच थी क्रिकेट में कि मैंने 80 बॉल पे 50 करनी है। वो तो कभी T20 बैट्समैन थे ही नहीं। तो यूनिस खान का क्या रोल है टीम मैनेजमेंट में? यूनिस खान एक डायरी, जिनकी मेरे ख्याल में उन्होंने 3-4 डायरियां तो उन्होंने लिख ली होंगी अभी तक, तो वो क्या करते हैं उस डायरी में? वो मेरा ख्याल अपने रोजमर्रा की जो डायरी है बस वही लिख रहा होता है ज्यादातर। वो मुझे भी नहीं समझ आती कि वो डायरी में क्या लिख रहा है, क्योंकि बैट्समैनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैट्समैन तो उसी अप्रोच के साथ ही जा रहे होते हैं। बैट्समैन तो वही चलते हैं। रिजवान भाई हमारे लिए बड़े गनीमत बने हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी फॉर्म को बरकरार रखे, वो हमें मैच जितवा देते हैं। उसके अलावा बैट्समैन के लिए तो कोई रोल अदा नहीं कर रहा है यूनिस खान। अरे मैं कह रहा हूँ यूनुस खान जो डायरी में लिख रहा है, अगर वो सबको समझाना शुरू कर दे उस तरह, तो अब तक बैट्समैनों की इनके अप्रोच में और टेक्निक में बहुत बेहतरी आ चुकी होती है। लेकिन बैट्समैन तो वैसे के वैसे ही जा रहे हैं हमारे। सिर्फ 1-2 बैट्समैनों पे हम रिलाई कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी अभी तक यही है। एक रिजवान खास तौर पर अगर चलता है तो हम जीत जाते हैं, अगर वो नहीं चलता तो हम हार जाते हैं। अब ये हमारी सिचुएशन हो चुकी है। यूनुस खान डायरी में लिखते हैं कि इस जीत के बाद अगर हम जीत गए, अल्लाह तवक्कल, तो कौन सा केक आएगा? चॉकलेट केक आएगा कि स्ट्रॉबेरी केक आएगा? यूनिस खान को भी केक की पड़ी हुई है। फैफू भाई, बैटिंग पे बात हमने कर ली है, थोड़ी सी बॉलिंग पे भी बात कर लें। पॉजिटिविटी ढूंढते हैं इस सीरीज में से कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज में क्या चीज हमने हासिल की। हमारे बॉलर्स ने स्कोर कम दिया है, ये बात तो ठीक है। अब इस पे आप बॉलर्स का कमाल कहेंगे कि जिम्बाब्वे की थर्ड क्लास बैटिंग कहेंगे? आज एक मौके पे लग रहा था 10 ओवर्स के बाद कि जिम्बाब्वे मैच जीत सकता है, लेकिन फिर वो हसन अली ने जो भाग के स्पिन बॉलिंग कराई है आज, मैं भाग के स्पिन बॉल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 6 की 6 बॉलें जो हैं 24 में से उन्होंने हमें 20 या 21 बॉल्स स्लो वन फेंकी, तो उससे फायदा हुआ है। लकी भाई, आज हमें तीसरे मैच के 12 ओवर बाद जाके समझ लगी है उस चीज की जो जिम्बाब्वे पहले मैच से पहले ओवर से कर रहा था। भाई यहाँ पे स्लो पिचेस हैं, यहाँ पे 100 जगह की पिचेस नहीं है, आपको यहाँ पे स्लो कटर मारने पड़ेंगे। कोई इनको पता नहीं समझाने वाला नहीं था, या बॉलर समझने वाले नहीं थे। ये जो स्कोर ये शुरू में देखे आए हैं आज, पहले 10-12 ओवर में जितना इन्होंने स्कोर दे दिया था पाकिस्तान ने, इससे भी कम हो सकता था। बेशक आगे वाले अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आगे वाले फिर भी विराट कोहली नहीं बन गए थे, आगे वाले फिर भी एडम गिलक्रिस्ट नहीं बने हुए थे, वो मरुमानी की एडम गिलक्रिस्ट नहीं था। यार ये चीजें सारी समझने वाली होती हैं। आपको बहुत जल्दी जो एनवायरनमेंट है, जो पिचेस की सिचुएशन है, आपको बहुत जल्दी समझनी पड़ती है यार। ऐसे नहीं चलता कि आप आखिरी मैच के आखिरी 5-6 ओवरों में सीख जाओ कि अब तो हमें कटर मारने पड़ेंगे, अब हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। हमने देखा जब हसन अली को थोड़ी बहुत समझ लगी आके, तो उन्होंने आके 3 विकेट भी ली हैं फिर। तो इसी वजह से यार आपको सोचना पड़ता है। बेशक पाकिस्तान ने आज अच्छी बॉलिंग करा के कवर कर लिया मैच, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि जिम्बाब्वे के हाथ में मैच था और उन्होंने ये मैच और सीरीज भी लूज की है। मेरी नजर में जो टर्निंग पॉइंट था मैच का, 13 ओवर में उनका स्कोर 101 था और 1 आउट था। जो हसनैन ने आके ओवर किया ना वहां पे, वो टर्निंग पॉइंट था। बहुत अच्छा ओवर था, बिल्कुल सही। सिर्फ और मनोरामी की विकेट ली, उसके बाद फिर फहीम अशरफ ने अगला ओवर अच्छा किया, उसी एक ओवर अच्छा किया तो अगला फहीम अशरफ ने आखिरी ओवर, और उसके बाद हसन अली ने 2 विकेट लेके तो पूरा मैच ही खत्म कर दिया वहां पे। असल जो टर्निंग पॉइंट था वो हसनैन का ओवर था मेरी नजर में। बिल्कुल बॉलिंग को तो क्रेडिट देना पड़ेगा। बॉलर्स ने तो फैफू भाई तीनों मैचों में अच्छी बॉलिंग करा के उनको स्कोर में इतना ज्यादा नहीं बनने दिया। 119 स्कोर जो पाकिस्तान पिछला मैच हारा है, वो भी बैटिंग की वजह से हारा है, 129 करना था। तो लेकिन भाई आज सीरीज हार सकते थे ये लोग, बहुत बुरे तरीके से हार सकते थे। जिस तरह इन्होंने आके अपने फास्ट बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान दिया है इनिंग्स की शुरू में, ये बिल्कुल मैच निकल सकता था। अगर जिम्बाब्वे की अप्रोच थोड़ी सी और तेज होती, अगर वो 7 के बजाय 9 रन पर ओवर या 8.5 रन पर ओवर जा रहे होते शुरू में, तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। वो ब्रेंडन टेलर जो है, वो काफी लंबे वक्फे के बाद उन्होंने कमबैक किया है। उनको तो लग रहा था बैट नहीं पकड़ना आ रहा। वो जिम्बाब्वे की टीम के साथ ही मसला पाकिस्तानी टीम के साथ एक सेम ही लग रहा है कि उनके मिडिल ऑर्डर को लगता है बैट पकड़ना नहीं आ रहा। उनके पास भी एक कोच चाहिए डायरी के साथ वाला। ये फिर उनके हालात और खराब हो सकते हैं, उनके हालात फिर और खराब हो जाएंगे लक्की भाई। ये प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, अच्छा मैं आप भाइयों से ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान का सीरीज जो जिम्बाब्वे के साथ अब हो गई है, हमने माशाल्लाह जीत भी ली है, बेशक मर के जीती है। हमने इस सीरीज से हासिल क्या किया? हमें पता चल गया कि हम कितने पानी में हैं, वर्ल्ड कप के लिए हम तैयार हैं कि नहीं तैयार।
या हमें इस 10-12 दिन का इस टूर का हमें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें पता नहीं हमारी टीम क्या जानी है वर्ल्ड कप में। मैं आपको बताऊं, जब टीम सिलेक्ट हुई थी ना साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए, उस वक्त चीफ सिलेक्टर ने भी और हेड कोच ने भी यही बात कहे थे कि हमारी टीम तकरीबन सिलेक्ट हो चुकी है वर्ल्ड कप की, सिर्फ 1-2 चेंजेस हो सकती हैं बस। आप उससे अंदाजा कर लें कि आपकी टीम इस वक्त कहाँ खड़ी है। जिम्बाब्वे जिसने T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं किया, आप उससे भी इतनी मार मार के सीरीज जीत रहे हैं, तो आपने वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाइड टीमें हैं सारी, उनके साथ कैसे मुकाबला करेंगे? और इनका भी पता चल जाएगा जब इन्होंने 3 T20 खेलने इंग्लैंड जाना है, उसमें इनका पता चल जाएगा कि कितने पानी में है अभी, क्योंकि इनके सिलेक्शन, मैं वही कह रहा हूँ, सिलेक्शन में जब तक मनमानियां और पसंद नापसंद चलती रहेंगी तो यही होगा। मेरिट में जब तक बिल्कुल जुल्फी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जुल्फी भाई। अभी हमने देखा इन्होंने इंग्लैंड भी जाना है, उसके लिए शोएब मलिक ने भी ये दूसरे मैच के बाद बात की थी कि जब तक टीम मैनेजमेंट अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चलती रहेगी तो पाकिस्तान की टीम का यही हाल होएगा। अभी शोएब मलिक की बात हो रही है, तो शोएब मलिक से मैं आपसे जानना चाहता हूँ जुल्फी भाई, शोएब मलिक का कहा जाता था कि अभी जब सारे नाकाम हो गए हैं तो हमें शोएब मलिक की दोबारा जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या लगता है शोएब मलिक ने ये बात करके बहुत पीछे ले गए अपने आप को? हो सकता है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली उसने ये, क्योंकि उसको भी अंदाजा हो गया कि मिसबा ये जो टीम मैनेजमेंट है उसे नहीं खिलाना चाह रही। लेकिन मेरी नजर में एक ऑप्शन और है मिडिल ऑर्डर में, अगर ये उस पर सही तरह गौर करें, क्योंकि उस लड़के ने बहुत परफॉर्म किया है डोमेस्टिक में, T20 में भी और वनडे कप में भी। सुहेब मकसूद, मैं उसके हक में हूँ कि उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा, उसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है, पावर हिटर भी है, और उसके साथ आजम खान। फिटनेस को मारो गोली यार, अगर कोई लड़का परफॉर्म करता है तो मैं फिटनेस को नहीं देखता। मैं अगर कोई लड़का परफॉर्म कर रहा है, मुझे परफॉर्मेंस करके मैच जितवा रहा है, तो मुझे वो चाहिए, मुझे फिटनेस नहीं चाहिए। फिटनेस पे आप आसिफ अली को लेके गए थे कि ये टॉप फिट प्लेयर है, देख लें उसकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, शादाब खान की मैं बहुत बड़ी मिसाल देता होता हूँ जुल्फी भाई। शादाब खान को ये लोग बहुत चढ़ाते हैं ना, फिट, हमारा मोस्ट फिट प्लेयर है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, 1.5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं शादाब की भी। बिल्कुल, मेरी नजर में सुहेब मकसूद और आजम खान अगर इनके नंबर 5 और 6 पे आ जाए तो फिर इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेट बैठ सकता है कि पावर हिटिंग भी है आपके पास और वो लंबा भी खेल सकते हैं दोनों। बिल्कुल ठीक हो गया जुल्फी भाई, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जैसे आप लोगों ने अभी शोएब मलिक की बात की है, शोएब मलिक का नाम मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा था कि ये नाकाम हो गए हैं, तो शोएब मलिक उम्मीद है क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे अच्छा खेलते हैं, तो वो इंडिया में वर्ल्ड कप की वजह से शायद उनका नाम वर्ल्ड कप में आ जाए। लेकिन इस बात करने से, एक तो शोएब मलिक एक्टिव प्लेयर है ना, इसलिए उनपे ये बात जो है, बात उन्होंने ठीक की है, मेरी नजर में भी ठीक की है, लेकिन वो एक्टिव प्लेयर है। जिस तरह सरफराज अहमद ने बात कर दी थी, इस तरह शोएब मलिक ने भी कर दी और मोहम्मद आमिर ने भी कर दी है। तो अब हमारे 3 प्लेयर्स हैं जो आपस में ही टीम के अंदर ही कह रहे हैं कि ये टीम नहीं सही चल रही। तो मैनेजमेंट को नहीं, पीसीबी को नहीं फिर होश के नाखून लेने चाहिए। वो नहीं कह रहे कि एक्टिव प्लेयर्स ही जब खराब बात कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, कोचिंग स्टाफ, क्योंकि मिसबाह उल हक पहले कोच थे, पहले कैप्टन थे, उस वक्त वकार यूनुस कोच थे, टीम का हाल देख ले क्या था। फिर जब मिसबाह हटे हैं तो अपनी जगह अजहर अली को बना गए हैं डमी कोच और डमी कैप्टन, ताकि और वकार यूनुस और उसका कॉम्बिनेशन चलता रहे। जब इन सब की छुट्टी हुई है तो आपने सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर उसमें क्योंकि ये कोई भी नहीं था इनमें से, मिकी आर्थर कोच था, सरफराज कैप्टन था, फिर आपने नई टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। सिर्फ वो आपकी ग्लोरी है पिछले 15-16 साल में तकरीबन आप देख लें क्रिकेट की, उससे पहले। बिल्कुल सही बात है। उसमें भी जुल्फी भाई मैं कहता हूँ जितना हाथ पाकिस्तान की टीम का था शायद उससे ज्यादा मिकी आर्थर का हाथ था, जिस तरह वो पाकिस्तान की टीम को लेके चला है, जहाँ पे मिसबा ने छोड़ा था और जहाँ से उसने पाकिस्तान की टीम को उठाया है और फिर जहाँ पे वो लेके गया है, वो भी मैं नहीं समझता कि उसमें कोई पाकिस्तान की कोई मैनेजमेंट या बोर्ड या कुछ ऐसा था, वो भी सिर्फ एक अकेला मिकी आर्थर का था। तो एक सीरीज उसकी बेचारे की खराब गई है श्रीलंका के खिलाफ, तो उसको फारग कर दिया उन्होंने सिर्फ मिसबा को लाने के लिए। तो ये तो हमारी टीम का और हमारे बोर्ड का हाल है इस वक्त। वो क्रिकेट खुद मेंबर था वो मिसबा, और उसे कोच बना दिया आपने, कि जब क्रिकेट कमेटी उससे मीटिंग करके कह रही कोच बरकरार हो गए और उसे मिसबा साहब ने तो साइडलाइन करवाया उसको हेड बन के। मिसबा साहब ने अपनी जगह खाली करवानी थी, वो हमने लास्ट शो में बहुत तफसील से बताया है अपने व्यूअर्स को कि मिकी आर्थर को किस तरह फारिग किया गया है। सिर्फ एक सीरीज पर मिकी आर्थर को उठा रहा और सिर्फ एक सीरीज पर सरफराज अहमद को उठाया और इस तरह उनको साइडलाइन कर दिया, और जिसको आपने कप्तान बनाना था इमाद वसीम को, उसको टीम से ही बाहर निकाल दिया। अब वही देखे ना यार, नवाज की परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस मुझे कोई बताए। नवाज ने डोमेस्टिक में कोई परफॉर्म नहीं था किया, आप किस हैसियत से टीम में ले आए। फिर देख रहे बैट तो उसे पकड़े नहीं जाता ना, बैटिंग की इतनी जरूरत होती है नंबर 7 के बैट्समैन के लिए, और उससे बैट तो पकड़े नहीं जाता, जरा सी भी बैटिंग नहीं।
और बॉलिंग भी उसने 4 ओवर में अगर 1-1, 2-2 विकेट ले रहा है तो 40-40 रन खा रहा है वो। तो स्पिनर का काम और तरह स्कोर खा के फिर एक आदमी अब करे। बिल्कुल ऐसा ही हो गया है जुल्फी भाई। आज के शो में हमने बात कर ली पाकिस्तान सीरीज की जिम्बाब्वे के साथ, हमने थोड़ा सा ये भी बात कर ली है कि वर्ल्ड कप के लिए हमारी कितनी कुछ तैयारी हो चुकी है। हमें पता चल रहा है कि मिडिल ऑर्डर, जिस तरह सब हमारे भाई कह रहे हैं, कमेंट्स में भी हमारे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है। मोहम्मद हफीज के पास भी कोई लंबा चांस नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र इस तरह की हो गई है कि अगर उन्होंने एक सीरीज और खराब खेल ली अभी इंग्लैंड के साथ, हो सकता है वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, क्योंकि कितना कुछ को फिर खिला लेंगे बगैर परफॉर्मेंस के। तो इसलिए मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ी चेंजिंग होने की जरूरत है। हमारे पास बाहर खिलाड़ी बैठे हुए हैं। फैफू भाई, और कौन कौन से खिलाड़ी हैं? अगर जोहेब मकसूद शामिल हो जाते हैं तो और किस किस को फिर लेके आना चाहिए? लकी भाई अभी ये 3-4 खिलाड़ियों के नाम गर्दिश कर रहे हैं इस वक्त, जिनमें जोहेब मकसूद है, जुल्फी भाई ने बताया, आजम खान भी जुल्फी भाई ने बताया है, शोएब मलिक का नाम आ रहा था कि शोएब मलिक अगली सीरीज में नजर आएंगे, लेकिन अभी उनका वही बात है ना कि जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट अपनी दी है उस वजह से उनको कुछ कह नहीं सकते कि वो अभी टीम मैनेजमेंट उनको वापस लेके आती है, क्योंकि जाहिर है मिसबाह तो अपना गुस्सा दिखाएंगे ना, मिसबाह अपना गुस्सा दिखाएंगे बिल्कुल। तो शोएब मलिक का तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन आजम खान, जोहेब मकसूद और सऊद शकील का कहा जा रहा है कि उसको भी शायद मौका मिलेगा T20 में। सबको तो आजमा लिया, बस अब वही रह गए हैं। तो लग ऐसा ही रहा कि अगली सीरीज में हमारे जो लैपटॉप चीफ सिलेक्टर साहब हैं, जो आके में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते हैं हमेशा आके, तो अगले सीरीज में इन 3 लड़कों का नाम भी नजर आता है इस वक्त। नहीं भाई, मेरे ख्याल में सऊद शकील जो T20 का प्लेयर नहीं है, वो वनडे टेस्ट का सही प्लेयर है। वो हमारे जो लैपटॉप चीफ सिलेक्टर हैं वो तो स्टैट्स पे जाते ही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो ज्यादा सोशल मीडिया पे जाते हैं जुल्फी भाई। अगर अभी आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो उस पर सऊद शकील का बहुत नाम चल रहा है। तो उन्होंने करना तो पिछली सीरीज में जो उन्होंने सिलेक्शन की वो सारी उन्होंने सोशल मीडिया पे की है। तो अभी भी इससे ही लग रहा है कि जैसे सऊद शकील, आजम खान और जोहेब मकसूद आएंगे टीम में। यही प्रॉब्लम है, हम सोशल मीडिया के दबाव पर सिलेक्शन कर रहे हैं, मेरिट नहीं देख रहे या उनकी परफॉर्मेंस देख रहे ग्राउंड में जाकर। बिल्कुल ठीक हो गया। सोशल मीडिया पे तो इमाद वसीम का भी बहुत नाम गर्दिश कर रहा है। शायकीन क्रिकेट चाह रहे हैं कि इमाद वसीम वापस टीम में आए, क्योंकि बॉलिंग में इमाद वसीम और वहाब रियाज के नजर आ रहे हैं इस वक्त तो। अच्छा, वहाब रियाज भी आने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल, वहाब रियाज भी आने वाले हैं। मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। आपका ये आपस में टाकरा हो गया है, ये तो आपस में टाकरा हो गया है। फैफू भाई, आप वहाब नहीं लकी भाई, ना मैं इधर तो सिलेक्शन ना जुल्फी भाई कर रहे हो ना मैं कर रहा हूँ, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो हमारे जराए बता रहे हैं। अगर स्टैट्स वगैरह पे जाएं उस तरह देखें तो शायद वहाब रियाज की जगह ना बने। आप वहाब रियाज के हक में हैं कि आप बस मीडिया का बात बता रहे हैं? नहीं लकी भाई, मैं अभी आपको जराए की बात बता रहा हूँ जो भी नजर आ रहा है। इसमें वहाब रियाज, शोएब मलिक नजर आ रहे थे पहले, अभी कुछ खास नहीं बता सकते। जोहेब मकसूद, आजम खान, सऊद शकील और इमाद वसीम वापस आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 22 लड़कों ने जाना है T20 वर्ल्ड कप में। उसमें आप हर एक को एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें आप शदाब को भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें आप आसिफ अली को भी ऑब्वियसली एडजस्ट करेंगे, लाडले हमारे। नहीं, अब तो नहीं होगा, ये लड़के तो जाएंगे नहीं। अब तो बहुत मुश्किल है। अब अगर आसिफ अली गए तो मेरा ख्याल में जहाज उड़ने नहीं देना पाकिस्तान की कौम ने। उस जहाज के सामने जाके हमें सब बैठ जाएंगे। अब नहीं वो जाने देंगे आसिफ अली को कहीं भी। बिजनेस क्लास में मुंह में घी शक्कर लगती है, बिजनेस क्लास में अगर सफर करवाने के लिए उसको एंजॉय केक वगैरह खिलाने के लिए लेके जाना है साथ, तो वो हम पाकिस्तान में बिठा के उसको खिला लकी भाई आखिर में यही बात आनी है कि हमने 22 लड़के लेके जाने और हम किन 22 को लेके जाएं। तो उनमें वो 21 और 22 नाम देखना, आप कहीं ना कहीं आपको 1-2 लाडले जरूर मिल जाएंगे। अब्दुल्ला शफीक और आसिफ अली का होगा, ठीक है। इसी बात पे हम आज का शो रैप अप करते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फी भाई आपका शो में शामिल होने के लिए, और फैफू भाई हमेशा की तरह आप शो में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने आज की सीरीज अपने नाम की है जिम्बाब्वे के खिलाफ, इसकी हमें भी बड़ी खुशी है। और खुशी कुछ ज्यादा इसलिए है क्योंकि बड़े मर के हम जीते हैं, दुआएं के साथ जीते हैं रमजान के महीने में। उम्मीद करते हैं कि अभी आगे जो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान उसको वन साइडेड तरीके से जीते, और जिस तरह पाकिस्तान का जीतने का हक है उसको पूरा करे। इसी बात के साथ दुआ में याद रखें भाइयों को, अगर शो पसंद आता है तो फिर लाइक जरूर करें, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहें, अपनी राय देते रहें, हम आपके कमेंट्स को भी शो में शामिल करते हैं, और इस तरह हमारे सब्सक्राइबर भी हमारे शो में हिस्सा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बैट एंड चैट।